हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले एसएससी जीडी 2025 की 24-25 के लिए जो वैकेंसी आई है। तो इस बार की वैकेंसी बहुत ही तगड़ी वैकेंसी आई है जो 40,000 के करीब है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट है और एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो जो भी कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर जीडी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये देख लो आप। तो इसमें आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 5 नवंबर से, जो मतलब आज की डेट है। और ये फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी 14 अक्टूबर 2024। और मतलब यदि फॉर्म तो फिल हो गया, लेकिन यदि फ़ी कटने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको एक दिन और एक्सटेंड किया जाएगा। तो 15 अक्टूबर तक इसकी मतलब फीस पेमेंट कर सकते हैं। और फिर यदि आपके फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई है तो इसकी करेक्शन की विंडो ओपन होगी 5 नवंबर 2024 से 2 दिन के लिए 7 नवंबर 2024 तक। और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, तो एग्ज़ाम डेट रहेगी जनवरी फरवरी 2025। तो एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम है बाकी, तो उनसे तो उनकी तैयारी करते रहिए। एसएससी ने अपना मतलब जारी कर दिया है एग्ज़ाम का शेड्यूल, तो उसके बाद ही है ये। तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। और तो पेपर की लैंग्वेज देख लीजिए। पेपर होगा टोटल 13 लैंग्वेजेज में, हिंदी इंग्लिश के अलावा। का जो मेडिकल या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है तो वो यही कंडक्ट कराएगा CAPF। और कुछ वैकेंसी हैं जो इन स्पेशली इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व कर रखी हैं, तो उनका नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं वो। तो इनमें जो ये NCB और सेपोय के अलावा जो भी अदर पोस्ट हैं वो सारी लेवल 3 की पोस्ट हैं, और ये वाली सिर्फ लेवल 1 की पोस्ट हैं। तो वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पे। ये वैकेंसी है कि ये कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी दे रखी हैं कि कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे मेल की टोटल वैकेंसी है 35,612, और फीमेल की है 3,869 वैकेंसी। तो टोटल इस बार की वैकेंसी है 39,481। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आप सभी को अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए और गवर्नमेंट जॉब लगने में। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसमें मेन बात क्या है कि मतलब एज काउंट कौन सी डेट तक होगी। तो एज के लिए क्रूशियल डेट दे रखी है कि 1 जनवरी 2025। तो आपकी जो 18 से 23 साल की एज के लिए बोला है, और वो ईयर आपकी उम्र 18 से 23 के बीच में 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। यदि आप उससे बाद मतलब 23 से ज़्यादा के हो रहे हो तो उससे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, और मतलब 18 से कम के हो तो भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसको दे रखा है कि कोई बंदा है तो वो 2 जनवरी 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इस पे से कैटेगरी वाइज इनमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन का है तो उसके लिए 3 साल का। और ये नीचे जो गुजरात में कोई वो आई थी आपदा, तो उससे रिलेटेड है, तो ये 5 साल के लिए उनके लिए है। नीचे आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें कि मतलब आपकी 10th है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए 1 जनवरी 2025 से पहले पहले, तो आप इसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। बस ये एग्ज़ाम। फिर क्या है, जो NCC सर्टिफिकेट है तो ये 3 तरह का होता है, ABC। तो जो C सर्टिफिकेट होगा तो उसके मतलब फाइनल मार्क्स आएंगे, उसमें 5% का मतलब भाई 5 नंबर ऐड हो जाएंगे उनके। और जिनके पास B सर्टिफिकेट उनमें 3% नंबर, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनके 2 नंबर ऐड हो जाएंगे मतलब। और इसके लिए NCC सर्टिफिकेट के लिए भी क्रूशियल डेट क्या है, 1 जनवरी 2025 ही है। और अप्लाई कैसे करेंगे, तो मतलब SSC पहले उसकी SSC वेबसाइट है तो वो चेंज हो चुकी है। तो मतलब पहले 1 टाइम रजिस्टर OTR करना पड़ेगा, उसके बाद जो SSC की वेबसाइट है वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो हम बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसमें। तो और एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, जो भी SC ST और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए तो ये एग्जम्प्टेड है, और बाकी अदर कोई भी कैटेगरी उसके लिए 100 रुपये है। ये तो बता ही दिया था कि करेक्शन के लिए 5 से 7 नवंबर 2024 तक रहेगा। और सेंटर
एग्जामिनेशन के सेंटर बता रखे हैं कि कहाँ है, मतलब सेंट्रल रीजन में बिहार उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर आएंगे। तो ऐसे मतलब ये सारे रीजन के सेंटर दिए हुए हैं, तो आप देख लेना आपको कौन से सेंटर से फिर फॉर्म फिलअप करना है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, मतलब एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो इसमें एक पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है। फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई नेचर के होते हैं, तो उनके मतलब मार्क्स ऐड नहीं होते। तो मेनली जो भी आपकी कट ऑफ बनती है वो CBT के CB एग्ज़ाम के बेस ऊपर ही कट ऑफ डिसाइड होती है। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। जो एक पार्ट में रीजनिंग का आएंगे 20 क्वेश्चन, और मैथ्स के आएंगे 20 क्वेश्चन, और GK का आएंगे 20 क्वेश्चन, और हिंदी इंग्लिश जिसमें आपकी जो चॉइस हो उसको कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। 40 एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 40 से टोटल 160 हो गए, और 1 घंटे का टाइम रहेगा। तो आपकी जो भी SSC की कोई भी एग्ज़ाम है, सबका सिलेबस सेम ही है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म तो फिलअप कर ही दो, क्या पता किसी में ना हो लक आपका साथ दे या ना दे, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप ज़रूर करना है, क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसी है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और स्पेशली जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उनके पास ऑप्शन है इंग्लिश को स्किप करने का, यहाँ हिंदी से उनका काम चल सकता है। और पेपर भी इसका नॉर्मल लेवल का आता है, 10th लेवल का ही पेपर आता है। GK GS तो सबके लिए सेम ही रहती है, चाहे कोई भी SSC CGL के एग्ज़ाम हो, चाहे इसकी GD की, सब में सेम ही GK आती है। और मैथ रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सी मेहनत करोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। और वो लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश के अलावा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। तो और तो मतलब यदि एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, यदि कटेगा मतलब गलत होगा तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो मतलब 1/4 नेगेटिव है। और जो भी आपके आंसर की आएंगे वो मतलब कमीशन की वेबसाइट है, उस पर आ जाएंगी। ये 10th लेवल के जो भी क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल के होंगे। और ये डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है कि रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस होगा, जिसमें ये तो मतलब डिस्टिंग्विश पैटर्न्स वगैरह आती हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। तो मतलब सिमिलरिटी क्या क्या है, एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, और मतलब डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, क्यूब एंड क्यूबर्ड के क्वेश्चन आते हैं, और फिगरल आती है क्लासिफिकेशन की, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आते हैं। तो ये आपको अच्छे से कर लेनी है। रीजनिंग इसकी बहुत इजी लेवल की आएगी, तो अच्छे से हो जाता है। GK GS में क्या है, वही है हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस पॉलिटी जनरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक रिसर्च, और जो करंट अफेयर है वो सारा वही है। जो भी मतलब लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर कर लेना तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और मैथमेटिक्स में इसमें सिर्फ मेंसुरेशन है, वो एडवांस मैथ में से कर लेना। बाकी एडवांस मैथ इसमें स्किप कर सकते हो, सिर्फ एरिथमेटिक आती है इसमें मेनली। और तो एडवांस मैथ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्योमेट्री वगैरह हुए, ट्रिग्नोमेट्री, इनको अलजेब्रा इनको नहीं पढ़ना आपको इसमें। ये सबसे अच्छा फ़ायदा जो इनको एडवांस मैथ से डर लगता है, सिर्फ इसमें एरिथमेटिक से ही काम हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश तो वो तो जनरल कंप्रीहेंशन लेवल के आते हैं, नॉर्मल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए जो भी वैसा ही टेस्ट होता है। कोई इसमें स्पेशल हिंदी इंग्लिश का बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हिंदी इंग्लिश होती है, नॉर्मल लेवल की बेसिक लेवल की हिंदी इंग्लिश आती है। तो कोई सा भी आपको जो उसमें इंटरेस्ट हो तो वो ले सकते हैं आप। फिर उसके बाद होता है मतलब आपकी कट ऑफ आएगी, मतलब पेपर के आधार पर, फिर उसके लिए फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो उसको CAPF कंडक्ट कराएगा। तो फिजिकल के लिए क्या क्या, अब इसमें क्या है, मतलब दौड़ के लिए रेस है। तो रेस के लिए मेल के लिए 5 किलोमीटर है, तो 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में। जो कैंडिडेट जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट में, और 800 मीटर है 5 मिनट में। आपने सबके लिए तो नॉर्मल लद्दाख के अलावा जो भी कैंडिडेट उनके लिए रेस है 5 किलोमीटर करनी है 24 मिनट में, और फीमेल को करनी है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो ये रेस हो गई। फिर मतलब हाइट होनी चाहिए, मेल की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। बाकी जो ये शेड्यूल ट्राइब हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, तो उनके लिए अलग अलग ये हैं हाइट के क्राइटेरिया, तो आप नोटिफिकेशन से चेक कर लें।
और जो चेस्ट है वो मतलब बिना फ्लाई 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो भी मतलब कैटेगरी से हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन दे रखा है। तो मतलब जो एसटी से हैं उनके लिए 5 बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे जो स्टेट रीजन वाइज भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और वेट के लिए तो जो इसके नीचे अनेक्जर में दिया हुआ होगा तो उसके हिसाब से मतलब हाइट के हिसाब से, हाइट एंड एज के हिसाब से मतलब उसका वेट होना चाहिए, वो दिया हुआ है इसमें। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके सिलेक्शन हो जाएंगे और आप सैनिक बन जाओगे देश के। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, बस टेंथ का सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिकल सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, और अंडरटेकिंग चाहिए 2-4, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनसे आप रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी चाहिए। और जो CAPF है वही इनका मेडिकल कंडक्ट कराएगा, तो उसके रीजन दिए हुए हैं नीचे, तो वहाँ से देख लेना। हाँ, तो वो तो बता ही दिया था मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, कि मतलब पहले CB होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं कि आप यदि अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 30% नंबर चाहिए, और यदि OBC EWS हो तो 25% नंबर चाहिए, और अदर कैटेगरी से हो तो 20% नंबर। तो ये इतने नंबर इनसे कम आएंगे तो वैसे भी आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ये तो वैसे ही है नॉर्मल, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आपके इनसे ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये तो फालतू की चीज़ें हैं। और NC सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी है तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर दे ही रखा है कि मतलब यदि सी सर्टिफिकेट है तो 5% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो आप देख लेना आपके पास यदि है तो। और फॉर्म भरते टाइम इनमें प्रेफरेंस मांगते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कि मतलब इस प्रेफरेंस में ये आपको यदि BSF चाहिए या कोड भरने होते हैं उसमें, तो अपने हिसाब से जो सबसे अच्छी होती है ना तो वो पहले नंबर, जैसे CIS FS सही है, SSB सही है, तो इनको आप सबसे ऊपर रखना। तो ये सही रहती हैं इसमें। तो वो प्रेफरेंस भरते हैं तो उसी के आधार नंबर होते हैं, उनके आधार पे आपका मतलब सिलेक्शन होता है, कौन सी पोस्ट पे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सी फोर्स में आपका सिलेक्शन होगा। फिर DV कराना होता है। DV के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेनली क्या स्टूडेंट इसमें गलती, मान ली कि यदि आपका मतलब नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद सेम नंबर बन रहे तो टाई केसेस में किसके आधार पर किसको मतलब बड़े प्रेफरेंस दी जाएगी सिलेक्शन में। तो जिनको पार्ट A होगा तो उसमें जिसके ज़्यादा नंबर ज़्यादा होंगे तो उनको दिया जाएगा। उसके बाद जिसके यदि वहाँ भी टाई हो गया तो उसके बाद पार्ट B में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और उसके बाद भी यदि केस टाई हो जाता तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर जिस कैंडिडेट का नाम पहले आता है उसको वरीयता दी जाएगी। तो इतने अब आजकल नॉर्मलाइजेशन होता है तो टाई होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पॉइंट के बाद ही 4-5 अंक तक रहते हैं। तो ये तो सिचुएशन बनने वाली है नहीं है। और यदि मतलब कोई भी मतलब ये मिसमैच कैंडिडेट कर रखा है, सस्पेक्टेड कैंडिडेट, जैसे बायोमेट्रिक सिग्नेचर वगैरह हम कुछ घपला कर देते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी है तो वो उनका डिबार्ड वाली कंडीशन दे रखी है इसमें कि इतने साल के लिए डिबार्ड किया जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इनको आप पढ़ लेना। तो ये तो नॉर्मल है, हो जाएगा ये तो। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खुद का फिल करके मतलब बता दूंगा कि कैसे कैसे ये OT 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने में तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो फॉर्म फिलअप करके मैं आपको बता दूंगा फॉर्म फिल कैसे करते हैं, और आप देखते रहना, चैनल पर बने रहना। और हाँ, तो इसमें मेन बात ये है कि मतलब अब सबसे ध्यान देने की बात है, यदि आप सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करते हो तो उसको ऐसे आड़ा तिरछा नहीं भरे, और ऐसे साइड में खाली स्थान ना रहे, और ऐसे मतलब बिल्कुल भी छोटा दिख रहा है तो वैसा भी नहीं होना चाहिए फॉर्म फिल करते समय। तो मतलब शुरुआत में फॉर्म फिलअप ना करें तो 1-2 बार पहले कोई सी वीडियो देख ले, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, इससे आपको आसानी रहेगी। और फ़ोटो है तो फ़ोटो में क्या है, मतलब ऐसे नीचे से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, साइड फेस भी नहीं होना चाहिए, ब्लर भी नहीं होना चाहिए, फ़ोटो ऐसे सेल्फी भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक अच्छे से बैक कैमरे से फ़ोटो लेना है, नीचे नहीं है तो
आपकी पूरी मेहनत है जो बर्बाद चली जाएगी यदि आपने फॉर्म फिलअप करने में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो कोई अच्छी फ़ोटो हो उसी से फॉर्म फिलअप करें, नहीं ऐसे आड़ी तिरछी फ़ोटो से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप 1 साल बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह। और तो यही कुछ नहीं था, बस इतना ही था इस वीडियो में। तो कमेंट कीजिए और बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऐसी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पर और देखते रहिए हेमंत RJ 29 को। और ऐसी कोई भी आपकी SSC से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, बुक से लेकर सारी चीज़ें लेकर। और नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उस पर लेके आएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।